कुरुक्षेत्र में अब वक्त है बड़ी बहस का। पापुआ न्यू गिनी में मोदी का स्वागत हो रहा है, लेकिन देश में मोदी को लेकर सियासत आई है। मोदी विरोधी विपक्षी एकता की धुरी बनाने की रेस में कांग्रेस इस वक्त सबसे आगे है। कांग्रेस मंच सजा रही है, कांग्रेस ही सबको बुला रही है। केजरीवाल को विपक्षी एकता में शामिल रखने के लिए बेंगलोर से पटना जाने की बजाय नीतीश कुमार आज सीधे दिल्ली चले आए। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी मजबूत है। पंजाब में कांग्रेस से केजरीवाल का सीधा मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली का बॉस घोषित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार पहले अध्यादेश ले आई और फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले कह दिया कि कांग्रेस कर्नाटक में उन्हीं मुद्दों के दम पर जीती है जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। केजरीवाल अब नीतीश की तरह भ्रमण पर निकलने जा रहे हैं। वो ममता बनर्जी से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। पर आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे कि 24 के रण में मोदी के विरोध में अभी कितने और यात्री मैदान में आने वाले हैं और उनकी यात्रा के क्या परिणाम होने वाले हैं। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सर, केजरीवाल एक और कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस के मंच पे भी दिखते हैं, केजरीवाल के साथ भी दिखते हैं। ऐसा क्या है कि केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ नजर नहीं आ रही? ऐसा कोई विशेष नहीं है। हम लोग नहीं समझते कि वो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया हो कि केजरीवाल को वहां पर बुलाना है। ये पार्टी का अपना एक निर्णय है। इसमें तो मैं समझता हूं कि किसी का दखल नहीं और कोई प्रश्न नहीं लगना चाहिए। केजरीवाल के साथ साथ कुछ लोग और भी हैं जिनको नहीं बुलाया गया है। केजरीवाल, हमारा अपना मानना यह है कि केजरीवाल बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं और जहां जहां पर भी कांग्रेस जीतने का प्रबल संभावना होती है वहां पर ओवैसी और केजरीवाल जैसे एलिमेंट आ जाते हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। इसलिए आज केजरीवाल भ्रमण पर निकले हैं। ये आपने बताया मुझे, अभी नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं। केजरीवाल के भ्रमण का तो कोई मतलब मुझे समझ में तो नहीं आता। केजरीवाल भ्रमण पर क्यों निकले हुए हैं? अगर वो विपक्षी एकता के साथ हैं तो जहां जहां पर उनके दखल से बीजेपी को फायदा होता है उसका भी संज्ञान उनको लेना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर ये बीजेपी के साथ मिलकर हैं तो जब इस अध्यादेश को लेकर जंग है और केजरीवाल कह रहे हैं कि सभी से समर्थन देंगे, तो क्या राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी? ये मान लिया जाए? ये अभी फैसला होना है इसके अंदर। अभी बड़ा प्रीमेच्योर है कि इसमें मैं आपको टिप्पणी आपको करूं या कांग्रेस की तरफ से कोई बात कही जाए। ये तो आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अभी राज्यसभा सेशन में नहीं है। जब सेशन शुरू होगा उसके बाद देखा जाएगा। अध्यादेश पर आपकी क्या राय है सर? अध्यादेश तो आ गया है। नहीं, अध्यादेश जो आया है वो केजरीवाल की अपनी गलतियों के कारण से आया है। अध्यादेश का आना भी एक बुरी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने इस मामले को, जो काफी देर से लटका हुआ था, सबने मिलकर एक फैसला कर दिया कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है, तो केजरीवाल ने उस चीज को शालीनता से लेने से चुपचाप काम करने की बजाय उससे दिल्ली के लोगों के हित को ध्यान में ना रख के उसने पूरे देश में एक ड्रामेबाजी शुरू कर दिया। आज केजरीवाल की हैसियत नहीं है। दिल्ली एक बहुत छोटा सा। संजीव जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। संजीव कौशिक जी, अध्यादेश को गलत बता रहे हैं लेकिन आपका सहयोग करने की कोई संभावना, उससे इनकार कर रहे हैं। आपको बीजेपी से, आम आदमी पार्टी को बीजेपी से कंपेयर कर रहे हैं। इसे कितना उचित और गलत मानते हैं आप? देखिए पवन जी, कांग्रेस की अपनी दुविधा है, उसके बारे में कांग्रेस ज़्यादा स्पष्टीकरण दे तो बेहतर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सूबे के चुने हुए मुख्यमंत्री यदि ये बात कहते हैं कि
देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार एक पिता के समान होना चाहिए और सारे राज्यों के प्रति उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही होनी चाहिए। विकास की बातें करनी चाहिए और आज साफ दिखाई दे रहा है देश के प्रधानमंत्री सौतेले रवैया अपना रहे हैं, केवल इसलिए उन राज्यों के साथ कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसमें 5 जजों ने मिलकर के ये फैसला दिया कि प्रशासनिक सेवाओं को कार्यकारी और विधायिक डोमेन से बाहर नहीं रखा जा सकता। यदि रखा जाएगा तो मंत्रियों को काम कराने में असुविधा होगी या नहीं हो पाएगा उनके नीतियों को लागू करने में। जहाँ ये फैसले आए, जिस तरह से ये रणनीतिक नहीं, मैं इसे बेशर्मी कहूँगा। बेशर्मी इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये फैसले पलटने की कोशिश की गई, पलटने की जो टाइमिंग थी, जब ये फैसला लिया गया उसके 8 दिनों तक केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधी रहती है और गर्मियों के छुट्टी के ठीक पूर्व संध्या पर, क्योंकि पता है कि अगले 6 सप्ताह तक छुट्टियां रहेंगी कोर्ट में, उस वक्त ये अध्यादेश लेके आती है और उस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के उन सारे माननीय न्यायाधीशों के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। ये सबसे बेहद शर्मनाक है और आने वाले दिनों के लिए ये सोचना पड़ेगा, कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। लोग भी देख रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराव है, जहाँ पे सरकारें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ये गलत तरीके से उकसाने की एक प्रवृत्ति है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता बड़े गौर से देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि आप जानबूझ के रार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक इस फैसले को बेशर्मी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ना संविधान पढ़ा है, ना दिल्ली के विषय में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा है, वो इसी प्रकार की बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले संजीव, क्योंकि मेरे मित्र भी है, संजीव जी, आपने 11 मई का दिल्ली के विषय में ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का? क्या आप मुझे पैरा 78, पैरा 80 और पैरा 95 क्या कहता है एक लाइन में बता पाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो बता दीजिए। पैरा के बारे में यदि आप हमसे पूछते तो हम पढ़ के आते और एक एक लाइन आपको पढ़ के बताते। हम मूल मुद्दे पे आइए, आप इधर उधर भटकने की कोशिश ना, मतलब आप एक जजमेंट पे, अरे ठीक है संजीव जी, आपका विश्लेषण नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए था। नहीं, हाँ या ना मेरा समय है, मैंने आपको मेरे समय से आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है कि ये अध्यादेश। पवन जी, अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। आप जवाब लेते हैं संजीव जी, जवाब ले लीजिए एक बार। देखिए, मैं तो केवल दर्शकों को बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर यह अध्यादेश आया है, ये कहना इतनी बड़ी गलत बात है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सम्मान इस अध्यादेश से हुआ है, क्योंकि पैरा 78, 80, 95 को 293A, 3B और C के साथ पढ़ा जाए तो साफ साफ स्थिति स्पष्ट है कि केंद्र के पास क्या अधिकार क्षेत्र है, न केवल उन 3 मुद्दों पर 3 मुद्दों के अलावा स्टेट लिस्ट में कैसे कानून बना सकते हैं, यह साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस 11 मई के ऑर्डर में किया। पहली बात। दूसरी बात, उसका सम्मान करते हुए जो अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को बनाया है। इससे बड़ा बड़प्पन दिखाई दिया जा सकता है क्या? तीसरी बात, अब दिल्ली वासी खुश है कि एक स्थिर, स्टेबल, साफ, स्पष्ट और पारदर्शी जवाबदेही वाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव जी, अपने अथॉरिटी के, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं संजीव जी आपसे आग्रह करता हूं अपनी टर्न में बात करें प्लीज। इस प्रकार से, वरना जनता टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, आप गलत तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी डिबेट में खराब कर, संजीव जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका रिबटल भी लेंगे, इस पे एक बार सुन लीजिए आप, ताकि वो अपनी बात रख ले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। शहजाद पूनावाला जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर संजीव जी के पास चलेंगे। तो मैं ये कह रहा था 78, 80, 95 को अगर 293, AA, 3B और 3C के साथ पढ़ा जाए तो पहली बार दिल्ली में आज एक स्पष्ट, साफ और जवाबदेही वाली प्रक्रिया को स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विसेज को हैंडल किया जा सकता है। आज नाराज केवल 3 श्रेणी के लोग हैं। एक, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा स्कैम करना चाहते थे। दूसरा, वो जो अपने घर पर अफसरों को बुलाकर पिटवाना चाहते थे या दलित अफसरों को गाली गलौज करना चाहते थे। और तीसरा, वो जो अफसरों से फाइल जबरन मंगवा के शराब घोटाले को बंद करवाना चाहते थे। अगर आप इन 3 श्रेणियों में नहीं हो तो आप तो संतुष्ट हो कि इस प्रकार की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए स्थापित की गई है। जहां तक वेकेशन का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पर नहीं होता भाई साहब, वेकेशन बेंच बैठती है। अगर आपको लगता है कि कानून का सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया है तो कल सुबह अपने अधिवक्ता जो कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं उनको आप खड़ा कर दीजिए कल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरी बात, देखिए, अब मैं आता हूं राजनीतिक विषय पर। कितनी विडंबना की बात है पवन जी कि जो अपने राज्य में प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं,
जो अपनी कानून व्यवस्था को तितर बितर करते हुए जंगल राज वहां पर स्थापित कर रहे हैं, जो दिए हुए दायित्व को पूरा नहीं निभा पा रहे हैं, वो भ्रमण पर निकले हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता पाने के लिए, एकता बनाने के लिए और एक ऐसा मॉडल देने के लिए जो अपने स्टेट में स्थापित नहीं कर पाए। तो मैं इसको एक ही लाइन में कहूं कि ये सुशासन बाबू से चलते चलते आसन के लिए बेकरार बाबुओं की जो अलग अलग मंच निकल कर आते हैं, इसमें दरअसल उनकी अपेक्षा और आकांक्षा केवल ये है कि मैं कैसे सरपंच बन जाऊं, पर ये मंच कितने ही बनाते रहें, मुझे लगता है कि जब तक कि ना कोई मिशन होगा ना कोई विजन होगा, जैसे आपको प्रतिबिंब दिख रहा है G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, वैसे जब तक ये लोग केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड ऑब्सेशन विद मोदी के मारे चलते रहेंगे तो जनता ऐसे सुविधाजनक और सुविधावादी अवसरवादी गठबंधनों को नकारती रहेगी। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। समाजवादी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, क्या वो यूपीए का हिस्सा है? पूछिए। अरविंद केजरीवाल के प्रति कांग्रेस के मन में क्या भाव है, वो भी आपके सामने है। और तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट एमबीए का महाराष्ट्र में, अब मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कम ही बोलूं और महाविकास आघाड़ी नहीं। घनश्याम जी से मेरा दूसरा सवाल है, घनश्याम जी, इस पूरी नूरा कुश्ती के अंदर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है और क्या यह अध्यादेश एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो 2024 की धुरी तय कर सके? नमस्कार पवन जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय राजनीति की शूर्पणखा है। इनकी नाक कटी हुई है और वो नाक इनकी अपनी हरकतों से कटी है। कर्नाटक में इनकी नाक कटी, मध्य प्रदेश में नाजायज सरकार बनाने के प्रयासों से इनकी नाक कटी, महाराष्ट्र में नाजायज सरकार बनाने के प्रयासों से इनकी नाक कटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुहर लगा दी। उसी तरीके से दिल्ली में 2015 से जो तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रहे थे, दिल्ली के 3 करोड़ लोग हैं। कभी कहते हैं कि दिल्ली के लोग इनको वोट नहीं देते क्योंकि राष्ट्रवादी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन सच यह है कि इन 3 करोड़ लोगों ने एक सरकार चुनी है। उस सरकार को अधिकार है, संविधान की मूल भावना फेडरलिज्म के अनुसार उस सरकार को अधिकार है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए निर्णय कर सके। लेकिन जो स्वयं सीबीआई पे मिडनाइट रेड करा दे, जो ईडी के अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऑर्डिनेंस ले आए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, उसके खिलाफ इस तरह का अध्यादेश ले आए, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि वो आजाद भारत के पहले सुल्तान हैं, लेकिन वो सुल्तान घनश्याम जी, आपकी बात आ गई। बस मेरा एक सवाल ये था, इस पूरी धुरी में एक कांग्रेस की धुरी बन रही है, एक आम आदमी पार्टी की धुरी बन रही है, तो समाजवादी पार्टी किसकी तरफ झुकती नजर आ रही है आपको, या अपना अकेला चलो, एकला चलो? इसमें संविधान की धुरी है। एक सरकार अगर तानाशाह बन जाए और वो हर मुद्दे पे तानाशाही दिखाए, चाहे बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हो तानाशाही दिखाए, सत्यपाल मलिक ने कहा उस पे तानाशाही दिखाए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहे कि दिल्ली की जनता को अधिकार है कि वो अपनी सरकार को एम्पावर करे, उस पे तानाशाही दिखाए, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनकी नाजायज सरकार बनी उसके ऊपर तानाशाही दिखाए। तो अगर कोई बेशर्म होकर तानाशाही दिखाने लगे तो संविधान सबका मार्गदर्शक है। और मुझे लगता है कि 2024 की जो धुरी है वो बहुत साधारण सी धुरी है। 2024 की धुरी ये है कि देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए, रेडियो नहीं चाहिए। 10 साल हमने एक रेडियो को सुना है, यानी मोदी विरोधी धुरी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा, आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, बड़े सब्र से आपने सबको सुना। हम आपसे यह समझना चाह रहे हैं कि नेता के नाम पे तो एक मत हो जाए, इस बात की संभावना नजर कम आती है। क्या अध्यादेश के बहाने ही विपक्ष आपको एक नजर आएगा, या सिर्फ ये नूरा कुश्ती भर है? सबसे पहले तो पवन जी, मुझे लगता है कि जिस वीडियो के साथ आपने ये बुलेटिन शुरू किया है, ये शो शुरू किया है, उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण भारत का विश्व पटल पर सम्मान है। हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। ये दुनिया में कहीं देखा नहीं गया है, इसके पहले कभी नहीं देखा गया है। दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने यूं पैर छूकर स्वागत किया हो, यह नहीं देखा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप एक गठजोड़ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अध्यादेश जो दिल्ली का आया है इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या। अभी हमने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरिशंकर गुप्ता जी, इनको बहुत ध्यान से सुना। सच बात यह है कि दिल्ली में शीला जी की सरकार को कोई भी जनहित का काम करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। किसी आईएएस ने, किसी जो दैनिक सर्विस के लोग होते हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली की सर्विस होती नहीं, वो तो सभी की सर्विस है, उनमें से किसी अधिकारी ने शीला दीक्षित पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जैसे अरविंद केजरीवाल पर
और उनके मंत्रियों पर लग रहे हैं। जनता के हित का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सोफे पर लेटना पड़ता है, इनके मंत्रियों आतिशी मारलेना सहित सबको जमीन पर धरना प्रदर्शन हाय हाय करना पड़ता है। यह हाय हाय की आदत लग गई है अरविंद केजरीवाल। झूठ बोलना, फर्जीवाड़ा करना, गाड़ी से नहीं चलना, बंगले महंगा रहना, मतलब अरविंद केजरीवाल का क्या उनकी पार्टी का स्टैंड है? अभी तक हम लोग सुनते थे कि अच्छा भाई उनका कुछ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल ब्रांड है। और वो अरविंद केजरीवाल ब्रांड अगर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को परेशान करेगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के साथ सिर्फ झगड़ा करता रहेगा, तो उसमें पॉलिटिकली क्यों कोई पार्टी उनके साथ दिखना चाहेगी? देखिए, टीवी की बहस में हो सकता है कि दूसरी कोई पार्टी का प्रवक्ता वो कहे कि नहीं नहीं हम भाजपा से लड़ते हैं, क्योंकि भाजपा से लड़ाई तो सबकी है और वो लड़ेगी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राज्यों में। लेकिन इनके साथ कोई भी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है? अध्यादेश जो आया है वो अध्यादेश आखिर संप्रभुता की बात जब करते हैं, जब जिसको कहते हैं ना कि देश की संप्रभुता, संविधान की संप्रभुता, समझ गए तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बहुत से लोग करीब नहीं दिखना चाहते। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि अगर केजरीवाल के करीब नहीं देखना चाहते तो नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर ममता सब कैसे केजरीवाल के करीब नजर आते हैं। चर्चा हो रही है कि क्या अध्यादेश के नाम पर 2024 के लिए एक नया मोर्चा बन सकता है जो नेता के नाम पर सहमति नहीं कर पाए। शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहेंगे। सर, आम आदमी पार्टी आप कहते हैं कि आपका वोट लेती है, यानी कांग्रेस कर्नाटक जीत के बाद गदगद है, एक मंच सजाया गया, सब नेताओं को बुलाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार बार बार दिखाई देते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, ममता बनर्जी सीधे संपर्क में है, उधर उद्धव से मिलने के लिए भी जा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर जो तीसरा मोर्चा हम बचपन से सुनते आए हैं वो कांग्रेस के बिना वाला भी एक मोर्चा बनेगा, तो कांग्रेस उसको कैसे संभालेगी? पवन जी, अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है मैं काफी हद तक उससे इत्तेफाक रखता हूं। और देखिए, केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है, चाल चरित्र चेहरा जो है, इन 3 शब्दों में हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है वो 3 शब्दों में समा जाती है। नंबर बढ़ाने के लिए तो उनको बुला लिया जाएगा। आज ममता बनर्जी भी उनसे बात करती है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी उनसे मिलकर आ गए हैं। नंबर बढ़ाना है। असलियत में दिल और दिमाग से कोई आदमी उसको साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो जिस लाइन पर चलना चाहता है, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बार बार इसको आगाह कराते हैं कि भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के लिए काम करो। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। बीजेपी की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में थी, 3 राज्यपाल भी उनके समय में बदले। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल में या केंद्र की सरकार में और कांग्रेस की दिल्ली की सरकार में तकरार नहीं होती थी, तकरार होती थी, लेकिन तालमेल भी साथ में होता था, कोई काम रुकता नहीं था। नीयत बिल्कुल साफ थी कि दिल्ली के लोगों की सेवा करें। आज दिल्ली में जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है, शीला दीक्षित की वजह से है। केजरीवाल के समय से 8 साल में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में रुकता कितने दिन है? आप कह रहे 30 दिन में हुआ नहीं। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कोई नहीं आना चाहता, लेकिन बावजूद वो तस्वीर आती है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या बीजेपी को वो सिर्फ इन गिने चुने दलों के साथ घेर पाएगी, या कांग्रेस के साथ उसे अंत में जाना ही होगा, वो चैनल भी खोलना पड़ेगा, दरवाजा क्रैक करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या विचार करती है, कहाँ जाना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्पष्ट नीति है कि देश के वो सारे विपक्षी पार्टियां जो इस तरह की राजनीति से त्रस्त हैं कि विपक्षी पार्टियों को कैसे परेशान किया जाए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, आप नज़र उठा के एक बार देख लेंगे तो वो सारी विपक्षी पार्टियां आज एकजुट होकर के इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ गोलबंद और एकजुट हो रहे हैं। दूसरी बात, आज की मुलाकात हो या आने वाले दिनों की मुलाकात हो, अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तमाम उन विपक्षी पार्टियों से एक एक करके जाएंगे और एक एक करके मिलेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये तानाशाही का रवैया अख्तियार किया गया है, इस अध्यादेश को यदि राज्यसभा में पास कराने की बात है तो ये सारी पार्टियां यदि हमारे साथ होती है तो ये मुंह की खाएंगी। कोशिश पूरी
तरह से यही है और इसमें कोई भी किसी पार्टी से परहेज करने की बात नहीं है। जब आप पूछेंगे, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किशोर जी बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और वो काफ़ी सम्मानित है, जानकार भी हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि जब कांग्रेस पार्टी प्रताड़ित होती है तो कांग्रेस पार्टी फिर एक अलग राग अलापती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। फिर वो ईडी की भी शिकायत करती है, सीबीआई की भी शिकायत करती है, लेकिन वही ईडी और सीबीआई किसी और के पास यदि जाती है, उसको परेशान करती है, तो कांग्रेस पार्टी की अलग नीति होती है। तो सारे लोगों की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है अलग, लेकिन मेरा मानना यही है व्यक्तिगत तौर पर कि सारी वो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एक मंच पे आएंगी और ऐसे इस तरह की राजनीति जो देश को तोड़ने की राजनीति करे, जो देश को बांटने की राजनीति करे, विकास के नाम पर विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करे, उनके विरुद्ध एक गोलबंद निश्चित तौर पे होंगी। और दूसरी बात, एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूं, अभी शहजाद पूनावाला जी बड़ी ईमानदारी से उस अथॉरिटी की बात कर रहे थे। साहब, देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। एक ऐसी तो अथॉरिटी बनाई जिसमें सर्वे सर्वा मुखिया आपने मुख्यमंत्री को बना दिया और तीन लोगों की एक अथॉरिटी बनाई जिसमें फैसला ही बहुमत से होना है। वो दो किसके बहुमत से फैसला करेंगे? नहीं होने के बाद में कहां जाएंगे? राज्यपाल के पास जाएंगे, एलजी के पास सर, जाएंगे। चर्चा जरा उस अथॉरिटी से आगे बढ़ चुकी है। शहजाद पूनावाला उंगली उठा रहे हैं। शहजाद दी, क्या आपको ये स्थिति मुफीद लगती है जहां कांग्रेस अपना एक अलग कोशिश कर रही है, केजरीवाल अलग कोशिश कर रहे हैं? क्या यही बीजेपी के लिए एक राहत की बात है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष सब चाहकर भी एकजुट नहीं हो पा रहा है? पवन जी देखिए, 10 सेकंड दीजिए मेरे को, 10 सेकंड देखिए, आ रहा हूं हरिशंकर जी, आ रहा हूं आपके पास। एक बार शहजाद से कमेंट ले लेते, मैं आता हूं 10 आपके पास। सेकंड दीजिए मुझे। जी बिल्कुल, जी शहजाद बताइए। देखिए पवन जी, सबसे पहले तो ये वैसे तो हमारे खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। 2018 में भी इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए। आज 2023 आते आते इस प्रयास में 10 मेन जो लोग थे वो बाहर रहे, परंतु मैं कह रहा हूं कि पहले एक दूसरे के खिलाफ जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अपने खिलाफ विश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित करना बंद कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब तो बात बनेगी। दूसरी बात, देखिए उन्होंने ईडी सीबीआई की बात की। अब पूछिए हरिशंकर जी को कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर ठीक है कि नहीं है। पूछिए आम आदमी पार्टी से कि छत्तीसगढ़ में जो अभी 2000 करोड़ का लिकर स्कैम हुआ है, वहां पर आम आदमी पार्टी का अधिकृत बयान है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल की जांच होनी चाहिए। तो अगर ये एजेंसियां विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है तो सत्येंद्र जैन पर गलत है, हरिशंकर जी से पूछिए और इनसे पूछिए कि क्या छत्तीसगढ़ में गलत है। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा था कांग्रेस को समझना होगा कि बीजेपी से लड़ाई रीजनल पार्टी लड़ सकती है। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे कि नाक कटी है, परंतु उनका क्या क्या अंग नहीं कटा है 2014, 17, 19, 22, 23 और बाईपोल में और अभी नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव में, वो तो मैं इसमें विश्लेषण नहीं करना चाहता। ये कट कट के आए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि यूपीए में शामिल हो जाइए अगर कांग्रेस में इतना विश्वास है। कांग्रेस पार्टी जो है मोदी विरोध की राजनीति करने में इतनी प्रबल है, तो यूपीए में शामिल होने से क्यों कतराती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को आप यूपीए में शामिल होने की चुनौती दे रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, मेरा सवाल यह है कि क्या अखिलेश, जो भी मुलाकात का दौर होता है, न्योते आते हैं, वो यूपी से बाईपास हो जाते हैं? अब कोई यूपी में गठजोड़ नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या अखिलेश ने यह तय कर लिया है कि कोई नहीं, ना बीजेपी से लड़ने के लिए ना हमें कांग्रेस चाहिए, ना आम आदमी पार्टी चाहिए, हम एकला चलो? तो क्या यह तय है कि यूपी में कम से कम अखिलेश अकेले लड़ेंगे? पवन जी, 3 बातें हैं, संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति की शूर्पणखा है, क्योंकि इनकी नाक ऐसी कटी है कि जंतर मंतर में हमारी बेटियां बैठे, इनको फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक में जनता इनको बता दे कि बजरंग बली कहां है, जनता जो राम है, और बजरंग दल कहां है, इनको फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हैं, उसके आदेश की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। और इनकी लंका ध्वस्त हो रही है, चाहे वो कर्नाटक में हो या फिर केरल में हो या फिर तमिलनाडु में हो या बिहार में होगी, झारखंड में होगी। ले देके इनके पास उत्तर प्रदेश में एक जगह बचेगी जहां पर ये हर तरह का हेट पॉलिटिक्स, बुलडोजर पॉलिटिक्स और नफरत की लड़ाई करेंगे। ले देके आपके पास भी वही यूपी है, तो यूपी की तस्वीर क्या होगी, यही तो हमारा सवाल है। बाकी हर जगह से तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन यूपी से नहीं आ रही है। तीन बातें। दूसरी बात कि जो इतनी बड़ी बहस चल रही है कि विपक्ष की एकजुटता, जितने लोग इस पैनल पे हैं उतने सांसद एनडीए के आप बता नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के अलावा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने 8-10 पार्टियों की पीठ में छुरा घोंपा है। किसी की चीख निकली, किसी की चीख नहीं निकली। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने रेडियो के साथ 2024 में चुनाव में जाएगी। जो रेडियो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मन की बात बताता है। और तीसरी और अंतिम बात, ये जितनी भी चर्चाएं हो रही है, कौन कहां किस तस्वीर में जाता है, कुल मिलाकर देश में केवल 5% सीटें हैं लोकसभा की
जहां पर विपक्ष की अनेक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। सिर्फ 5% सीटें, 95% सीटें ऐसी हैं जहां पर जो प्रमुख पार्टी है वो तय है कि कौन सी प्रमुख पार्टी है। तो देश में लगभग हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक मजबूत कैंडिडेट होगा, और जो रेडियो कर्नाटक ने ऑफ कर दिया है वो 2024 में ऑन नहीं होने वाला। ये शूर्पणखा के साथ भारतीय जनता पार्टी की लंका ध्वस्त होने लगी है, और वो ध्वस्त होना साउथ इंडिया से शुरू हुआ है, दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, और वो कश्मीर तक होगा। हिमाचल में आपने इसका स्वरूप देखा है, आप उसी स्वरूप को उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। सर घनश्याम जी, एक सवाल ये है, क्या कांग्रेस और बीएसपी के लिए यूपी में कोई स्कोप नहीं? आप सीधा मुकाबला चाहते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? क्या आप ये मानते हैं कि इस बात के लिए बाकी दल तैयार हो जाएंगे? देखिए, बात तैयार होने की नहीं है। 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें हम जिस गठबंधन के साथ लड़े थे उसकी बुनियाद पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, जिसमें इनके पास 18 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हजारों करोड़ की संपत्ति, नरेंद्र अडानी, गठजोड़, सभी कुछ काम कर रहा था। 2024 में जनता मन बना चुकी है कि उसे रेडियो नहीं चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे महंगाई से लड़ने वाली सरकार चाहिए। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस को यूपी से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या बाकी सब राज्यों से होते हुए यूपी छोड़ेगी एकता के लिए? क्या करेंगे आप 80 सीटों का? पवन जी, ऐसा तो घनश्याम तिवारी जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन सिर्फ हर जगह आमने सामने का मुकाबला है, और कांग्रेस। ठीक है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं पवन जी कि मोर्चा बीजेपी के खिलाफ एक ही बनेगा। 2, 3, 4 मोर्चे की जो बात करते हैं वो भाजपा वाले करते हैं, ताकि ये जो प्रयास हो रहे हैं इनको डाइल्यूट किया जाए, इनको खत्म किया जाए, और इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि सबको अलग अलग रखा जाए। मोर्चा एक ही बनेगा बीजेपी के खिलाफ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही होगा, मोदी हटाओ और देश बचाओ। अब मान ली आपकी बात, मोर्चा एक है, लेकिन उस मोर्चे को एक रखने के लिए आपको यूपी में त्याग करना पड़ेगा। वहां ममता दीदी भी आपकी बलि मांग रही है, कह रही है कि हम आपका बाहर समर्थन करेंगे, बंगाल की तरफ मत देखिएगा। तो क्या इतना त्याग कर पाएगी कांग्रेस मोर्चा एक रखने के लिए? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जहां जहां पर भी रीजनल दल जो हैं, क्षेत्रीय दल हैं, मजबूत हैं, उनको उसी हिसाब से उतना सम्मान उनको दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, समझ लीजिए कर्नाटक और हिमाचल से शुरुआत हुई है, ये गाड़ी यही रुकने वाली नहीं है। इसी वर्ष के अंदर 5 और राज्यों के अंदर चुनाव है, परिणाम आपके सामने होंगे। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश के अंदर अगली सरकार जो बनेगी 24 के बाद, वो किस दल की अगुवाई में बनेगी, ये स्पष्ट हो जाएगा। हमें किसी के रीजनल क्षेत्रीय दलों से कोई इतराज नहीं है, ना ममता बनर्जी से है, ना अखिलेश यादव से है, ना नीतीश कुमार से है। हमें किसी से कोई इतराज नहीं है, उनको उतना सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान देने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है मोर्चा एक रखने के लिए। एक बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया है। तो मैं अब हरिशंकर जी, क्योंकि वो अधिकृत कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी का गठजोड़ है राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। अधीर रंजन चौधरी मार्च 20, 2023, अधीर रंजन चौधरी उसके बाद 2023 का बयान। तृणमूल कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ ताकि वो सेंट्रल एजेंसीज के क्रैकडाउन से बच सके। और अभी एक और बयान, डील कर दी है नरेंद्र मोदी के साथ टीएमसी ने, कांग्रेस हिट्स आउट एट ममता बनर्जी। ये भी मार्च 2023 का बयान। और अभी 2-3 दिन पहले अभी लेटेस्ट बयान जो दिया वो भी पढ़ के ममता बता दूं गवर्नमेंट को हराना है। अभी एक सेकंड, लेटेस्ट मैं बयान अब जो दिया वो हरिशंकर पढ़ के जी बता से दूं। बोलता हूं, पूछता हूं, हरिशंकर जी क्या ये बयान अधिकृत रूप से आप खारिज करते हैं या अधीर रंजन चौधरी का बयान कायम है? बताइए सर। मैं बताता हूं आपको। आप ऐसा है, पुराने बयान तो पढ़ के बता रहे हो। पुराने नहीं, अभी 2 हाल दिन पहले का बयान। कर्नाटक सुन लीजिए सर लेटेस्ट स्टैंड आप बता दीजिए ना, मौजूद हैं आप, क्या है कांग्रेस का स्टैंड? कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के बाद में ममता बनर्जी का जो बयान था उसको ही पढ़ के बता दीजिए ना। हाँ, उस पर भी पढ़ के बता रहा हूँ, 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 उस पे भी पढ़ के बता रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा, सुन लीजिए प्रतिनिधि पवन जी, पवन जी, कर्नाटक की शपथ समारोह में गया था। पवन जी एक छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए। बोल दीजिए सर, बोलिए जी बोलिए।
इन्होंने कहा कि दीदी के कर्नाटका चुनाव के बाद आए हुए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया बताइए। ये उन्हीं का, अधीर रंजन चौधरी का। रिडिक्यूलस, आउटरेजियस, अब्सर्ड है ममता बनर्जी का प्रपोजल। हम सभी जगह चुनाव लड़ेंगे, ये अधीर रंजन चौधरी का 2 दिन पहले का बयान। और बंगाली में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम भ्रष्ट ममता की सरकार को यहां से उठाकर बाहर फेंक देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सभी राजनीतिक बयानबाजी देख ली और सबसे दिलचस्प ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो त्याग करने के लिए तैयार हैं। क्या अहम साथ छोड़ेगा कांग्रेस का? क्या वो अपने अहम से समझौता करेंगी? सबसे पुरानी पार्टी होने का वो गौरव, क्या लग रहा है उसको छोड़कर एकजुटता कायम कर पाएगी कांग्रेस? नहीं पवन, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये हम सारे लोग इसी तरह से बात करते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का अहंकार है। क्षेत्रीय दलों का अहंकार मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है और फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी अपदस्थ करेगी सत्ता से तो वो कांग्रेस होगी। क्षेत्रीय दल अपने में कोई समझौता नहीं करना चाहते, अपने हिस्से की कोई कटौती नहीं करना चाहते। वो जिन राज्यों में मजबूत हैं, अगर वो कांग्रेस को जगह नहीं देंगे तो कांग्रेस किस तरह से समझौता करेगी? कांग्रेस ने तो पहले ही उनको इतनी हिस्सेदारी दे दी है कि जिसके बाद कांग्रेस के अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह हो गया था। भला हो कि हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को एक बार फिर से इमोशनल, सेंटिमेंटल थोड़ा सा मोमेंटम दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, एनडीए से लड़ाई लड़नी है, तो बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ करना होगा, जो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल दिख रहा है। समाजवादी घनश्याम तिवारी जी, सारी त्याग, सारा बलिदान कांग्रेस ही क्यों? क्या क्षेत्रीय दलों को भी कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मुख्य मुद्दा तो गौण हो गया। जहां जहां विपक्षी दलों का अलायंस है, किसी ने किसी की पार्टी नहीं हथियाई, नाजायज सरकार नहीं बनाई, 50 खोखे एकदम ओके का नारा नहीं लगा, पीठ में छुरा नहीं घोंपा। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, देश के 10 राज्य ऐसे हैं। और वही मेघालय है जहां पर चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पी गाली दे रहे थे। सर, बहुत अच्छे तर्क है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप मोदी पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी हिस्से से कुछ देंगे, तैयार आप करेंगे? सवाल ये था। बिल्कुल, मैंने कहा कि जैसा मैंने कहा कि स्पष्ट है कि विपक्ष के पार्टियों में जहां जहां गठबंधन है, एक विश्वास का गठबंधन है। अगर संसद को लॉकडाउन किया जाता है कि प्रधानमंत्री अडानी शब्द नहीं बोल पाते, इसलिए संसद में ताला लगाया जाता है, विपक्षी दल एक साथ आते हैं। जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, इस तरह का अध्यादेश लाया जाता है, विपक्षी दल एक साथ आते हैं। जब महाराष्ट्र में नाजायज तरीके से 50 खोखे एकदम ओके जैसी सरकार बनाई जाती है, विपक्षी दल एक साथ आते हैं। तो फिलहाल वक्त इतना ही है। आपने अपनी बात रखी। सभी मेहमानों का धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।